दोस्तों हाल ही में मैंने प्राइम वीडियो पर खौफ नाम की एक इंडियन हॉरर शो को देखा है और इस सीरीज को पंकज कुमार और सूर्या बालाकृष्णन डायरेक्ट करे हैं। खौफ को IMDb पे मिले हैं एन इम्प्रेसिव 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वॉपिंग 83% फ्रेश। तो आज की वीडियो में हम सीरीज की कहानी को एकदम शॉर्ट में जानते हुए इसके डीपर मीनिंग्स और थीम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दो रिक्वेस्ट है। पहली कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले जहां हम रोज वीडियोस पोस्ट करने लग गए हैं। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सीरीज के स्टार्ट में हम अनु को देखते हैं जो लेट नाइट बस से उतरकर एक सुनसान सी गली से अपने हॉस्टल जा रही थी और तब कोई उस पे लेजर पॉइंट करता है। अब हम सब जानते हैं कि ये कितनी घिनौनी हरकत है और यहाँ अनु इस हरकत को इग्नोर करके अंदर जाती है और अपने रूम 333 में पहुंचती है जहां उसके फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे थे। यहाँ 4 और लड़कियां थी और इन पांचों का एक टाइट ग्रुप था जिसमें अनु के अलावा श्वेतलाना, निकी, कोमल और रीमा दी थे। श्वेतलाना एक एयर हॉस्टेस थी और अनु की सबसे क्लोज फ्रेंड थी। हमें पता चलता है कि अनु और श्वेतलाना ने मिलकर एक रूम लिया है और ये दोनों कुछ 1 महीने बाद वहां शिफ्ट होने वाले हैं। देन निकी एक वेल्दी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है लेकिन उसे बचपन से ही स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे बहुत बुलिंग फेस करनी पड़ी थी और साथ ही साथ उसकी फैमिली भी बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। नाउ कोमल पहले एक वैश्या हुआ करती थी लेकिन अब वो उस जिंदगी को पीछे छोड़ चुकी है, वहां से बच के निकल चुकी है। और फाइनली रीमा दी इन सब से एज में थोड़ी बड़ी है और उनकी एक बेटी भी थी और फिलहाल भी वो प्रेग्नेंट हैं। अब रीमा दी की कहानी कुछ ऐसी है कि उनके जो इन लॉज है वो काफी पिछड़ी सोच के लोग हैं और वो बेटा चाहते थे। तो रीमा दी इसी डर से उनसे अलग रहने लगी थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्होंने चेक कराया और बेटी निकली तो वो लोग इस बच्चे को गिरा देंगे। वैसे हम सब जानते हैं कि ये चेक करना इंडिया में इलीगल है लेकिन फिर भी कई लोग कर ही लेते हैं। जो भी हो, ये सारी लड़कियां इस प्रगति गर्ल्स हॉस्टल में किसी न किसी मजबूरी में ही रह रही थी क्योंकि यहाँ की हालत और माहौल दोनों बहुत खराब था। ये एक गवर्नमेंट हॉस्टल था यानी कि ये बहुत चीप था और हॉस्टल जंगल से बिल्कुल सटा हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में था। हॉस्टल के गार्ड्स, मेस ओनर सब बहुत ही वियर्ड थे। नाउ कमिंग टू अनु, वेल उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत प्यार करती थी और इवन दो वो अनु को लेके सीरियस नहीं था लेकिन फिर भी अनु एक बहुत ही पॉजिटिव और इनोसेंट लड़की थी जो उसके इस बिहेवियर को एक्सक्यूज करती रहती थी। उसने अपना नया रूम भी अपने बॉयफ्रेंड की ही बिल्डिंग में लिया था ताकि वो उसके पास रह सके। अब अनु की फ्रेंड्स हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती रहती थी कि वो लड़का तुमसे शादी नहीं करने वाला, लेकिन अनु उनकी बात को टाल देती, उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि अनु वाज मैडली इन लव। अब अगले सीन में हमें 6 महीने बाद की कहानी को दिखाई जाती है। हम यहाँ मधु नाम की एक लड़की को ट्रेन से उतरते देखते हैं जो कि अभी अभी ग्वालियर से दिल्ली आई थी। वो पहले तो अपने बॉयफ्रेंड अरुण के रूम पे उसके साथ रहने जाती है। यहाँ ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी मधु को मास्क में कुछ लोग दिखते हैं जिससे वो डर जाती है। अब यहाँ एक्चुअल में कोई मास्क्ड लोग नहीं थे, रादर ये मधु के पास्ट ट्रॉमा की पहली झलक है और ये उसकी मेंटल स्टेट और अरुण के साथ उसके रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। इसके बारे में आपको कहानी में आगे और भी काफी कुछ पता चल जाएगा। खैर आगे हम जान पाते हैं कि अरुण और मधु ग्वालियर में एक ही कॉलेज में पढ़े थे और ये दोनों तब से एक दूसरे को जानते हैं। अब अगले दिन मधु जॉब के लिए बेला नाम की लड़की से मिलती है जिसे मधु बेला दी बुलाती है। बेला अपनी रेफरेंस के बेसिस पे मधु को एक कस्टमर केयर सेंटर में जॉब लगवा देती है, साथ ही साथ मधु को एक गवर्नमेंट हॉस्टल का एड्रेस भी देती है जहाँ एक रूम खाली था। तभी मधु बेला के फियांसे को देखती है जिसका नाम नकुल था और उसे देखते ही वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? अगेन आपको आगे पता चल जाएगा। खैर तो इसके बाद मधु और अरुण हॉस्टल पहुंचते हैं और हम देख पाते हैं कि ये वही हॉस्टल है जहां मूवी के स्टार्ट में अनु रहती थी, यानी कि प्रगति गर्ल्स हॉस्टल। हॉस्टल मेन रोड के काफी दूर था और वहां तक कोई भी बस या ऑटो भी नहीं जाती थी। अंदर वार्डन ग्रेसी मधु को रूम दिखाती है और हम देख पाते हैं कि ये रूम 333 ही है जहां अनु पहले रहा करती थी। हमें पता चलता है कि अनु की मौत 6 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी जब वो हॉस्टल छोड़ के जा रही थी। खैर तो मधु को रूम पसंद आता है पर वार्डन ग्रेसी उससे कहती है कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्टल है और यहाँ रहने के लिए जॉब लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब क्योंकि अरुण एक हॉस्पिटल में काम करता था इसलिए वो अपने जान पहचान की एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सोहिनी से मधु के लिए मेडिकल पेपर्स बनवा लेता है। डॉक्टर सोहिनी ने अभी अभी अपना क्लिनिक अपने घर में शिफ्ट किया था और वो एक असिस्टेंट ढूंढ रही थी, इसीलिए वो मधु को पार्ट टाइम के लिए रख लेती है। यानी मधु यहाँ काइंड ऑफ 2 जॉब्स करेगी क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। अब ध्यान रहे मधु अभी
तक शिफ्ट हुई नहीं है, आगे शिफ्ट होगी, क्योंकि उस रात 3 लड़कियां रूम 333 में जाती हैं और वीजी बोर्ड यूज करके घोस्ट से बात करने का प्लान बनाती है। स्वेतलाना को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें निकलने के लिए कहती है। तीनों लड़कियां नहीं मानती और रूम बंद कर लेती है और स्वेतलाना भी रूम बाहर से बंद कर देती है। कुछ ही देर में उनकी भयानक चीखें पूरे हॉस्टल में गूंजने लगती है और ये शोर ग्राउंड फ्लोर पर ग्रेसी को भी सुनाई देता है और वो वहीं से उन्हें शांत रहने को कहती हैं। हम ग्रेसी को उसकी फ्रेंड कांस्टेबल इलू मिश्रा के साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए देखते हैं। इलू का एक बेटा था जीवा, जो कि पिछले 6 महीने से घर नहीं आया था। अब जीवा अक्सर कई दिनों तक घर नहीं आता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि वो 6 महीने से गायब है और ऐसे में इलू उसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो जीवा को ढूंढने के लिए बब्बन नाम के एक लड़के को पकड़ती है, लेकिन उसे भी जीवा का पता नहीं होता। दरअसल जीवा और बब्बन एक हकीम के लिए काम करते थे और ये हकीम जो था वो बहुत शेडी टाइप का इंसान था। मतलब ये दवा के नाम पे अपने मरीजों को बिच्छू, छिपकली, ये सब चीजें बेचता था और उनकी बीमारी ठीक करने का क्लेम करता था। इलू हकीम से मिलने जाती है तो वो कहता है कि जीवा जल्द ही उससे मिलने आएगा। अब दोस्तों ये हकीम एक्चुअली बहुत डेंजरस था। ये एक एक्स सीरियल किलर था और ये लड़कियों को ल्योर करके उनकी सोल्स को चुराया करता था। तो जाहिर सी बात है कि उसने कई लड़कियों को मारा था। देखो, जो लोग इसके पास दवाइयां लेने आते थे, हकीम उन्हें ऐसी दवाइयां देता था कि पहले तो वो थोड़ा ठीक होते थे, फिर एकदम से उनकी हालत बिगड़ जाती थी, जिसपे हकीम उनसे कहता था कि उनका वक्त खत्म हो चुका है। जीवा और बब्बन हकीम के लिए बिच्छू का तेल बेचते थे, जो कि इलीगल है, और उसके विक्टिम्स के बॉडीज को डिस्पोज करते थे। अब बात यह थी कि हकीम काफी बीमार था और उसका स्किन भी सड़ने लग गया था। ऐसे में वो इन सोल्स को इसीलिए चुराता था क्योंकि ऐसा करके वो जिंदा रह सके। ये बहुत कॉमन है, जो हमने मूवीज में देखा है कि लोग सोल्स को चुराते हैं अपनी उम्र बढ़ाने के लिए या अपनी जान को बचाने के लिए, मतलब काइंड ऑफ लाइक चीटिंग डेथ। एनीवेज, कमिंग टू मधु, फाइनली वो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। हम स्वेतलाना, निकी, कोमल और रीमा दी को देखते हैं, जिनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। ये लोग बहुत डरे हुए थे और रीमा दी की प्रेगनेंसी अब अपने 8th मंथ में पहुंच गई थी। स्वेतलाना की बात करें तो उसके नेक पे एक फंदे का मार्क था और ये चारों लड़कियां जो थी ये कभी भी बाहर नहीं जाती थी। इनफैक्ट स्वेतलाना तो अब जॉब के लिए हॉस्टल तक से बाहर नहीं निकलती थी। अब ये लोग मधु के उस रूम में शिफ्ट होने से खुश नहीं थे। इनका मानना था कि रूम में किसी की आत्मा थी, पर वार्डन इन सबको डांट के चुप करा देती है। खैर, तो पहली रात जब मधु सो रही होती है तब उसके डोर को कोई जोर जोर से पीट रहा होता है। हम देख पाते हैं कि वो चारों लड़कियां अपने अपने रूम से ये देख रही होती हैं और बाहर कोई नहीं होता, बल्कि नॉकिंग की आवाज अंदर से आ रही होती है। अब मधु को लगता है कि ये इन लड़कियों की ही चाल होगी, क्योंकि ये लड़कियां उसे यहाँ से भगाना चाहती है। तो ऐसे में मधु इन पे चिल्ला देती है और कह देती है कि वो कहीं नहीं जाने वाली। अब दोस्तों यहाँ हमें मधु के पास्ट के बारे में भी पता चलता है। 1 साल पहले ग्वालियर में उसकी ग्रेजुएशन फेयरवेल पार्टी में वो और अरुण क्राउड से हटकर कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ 3 लोग आते हैं। तीनों ने मास्क पहन रखे थे और इन लोगों ने अरुण को बहुत पीटा और मधु को ड्रैग करके उसके साथ गलत किया। अब यहाँ मधु को नहीं पता था कि ये लड़के कौन है, बट उसने इनमें से एक लड़के को थोड़ा सा देखा था और उसका नाम सुना था, जो कि नकुल था। अब क्योंकि मधु की फैमिली ऑलरेडी एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और स्ट्रिक्ट फैमिली थी और उसे इन तीनों का नाम या चेहरा भी नहीं पता था, इसलिए उसने कभी भी इस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की रिपोर्ट नहीं करी। यही रीजन है कि हम मधु को अक्सर डरा हुआ देखते हैं। साथ ही साथ इस रात ने मधु एंड अरुण के रिलेशनशिप को भी काफी टार्निश किया था। मतलब ऊपर ऊपर तो सब कुछ ठीक दिखता है, बट ये दोनों एक दूसरे से इंटीमेट नहीं हो पाते हैं। उस रात ने इन दोनों को ही काफी इफेक्ट किया था, जहां मधु का ट्रॉमा बहुत सीवियर था, बट अरुण भी अभी तक उस रात को भुला नहीं पाया था। तो अब आप व्यूअर समझ गए होंगे कि क्यों मधु को मास्क्ड मैन दिखे थे और क्यों वो नकुल को देख के इतना परेशान हुई थी। खैर, एक दिन मधु को डॉक्टर सोहिनी के नोटिस बोर्ड पर काउंसलिंग और थेरेपी फॉर असॉल्ट विक्टिम्स का नोटिस दिखता है। मधु डॉक्टर सोहिनी की इस सेशन को ज्वाइन करती है और धीरे धीरे अपने पेन को शेयर करते हुए ये दोनों उस पर वर्क करना शुरू करते हैं। डॉक्टर सोहिनी के घर पे उनकी बेटी कियारा थी और उनकी बिल्ली का नाम राक्षस था। मधु का इन दोनों से ही काफी अच्छा बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाता है और जब कियारा नोटिस करती है कि मधु डरी डरी सी रहती है, तब वो उसे एक पेपर स्प्रे गिफ्ट करती है, जिससे वो थोड़ा सेफ महसूस कर सके। अब दोस्तों यहाँ अजीब बात ये थी कि बेला के फियांसे का नाम भी नकुल था और मधु को ये शक था कि ये और कोई नहीं बल्कि उसी रात वाला नकुल है। वो अपना सस्पिशन कंफर्म करने नकुल के ऑफिस जाती है और उसका ग्वालियर वाला एड्रेस बहाने से मांगती है, लेकिन नकुल उसे देख लेता है। फिर वो नकुल के घर भी जाती है, जहाँ नकुल उससे बैठ के बात करता है। वो मधु को बताता है कि वो जिंदगी में कभी ग्वालियर नहीं गया है। यहाँ मधु नकुल को अपने बीमार पापा का ख्याल रखते हुए भी देखती है और नकुल उसे समझाता है कि उसके साथ जिसने भी गलत किया था, मतलब मधु के साथ, वो नकुल नहीं था, ये सेम नकुल नहीं है। मधु समहाउ इस बात को मान भी जाती है और वहां से चली जाती है। उधर हॉस्टल में हम काफी सारी हॉन्टिंग्स को होते हुए देखते हैं, जैसे कि किसी का गेट पीटना, एक जले हुए फिगर का बार बार मधु के सामने आना, वगैरह वगैरह। लेकिन मधु इन सब को इग्नोर करती है। वहीं स्वेतलाना, निकी, कोमल और रीमा दी हॉस्टल से बाहर
बाहर भी नहीं जा पाती थी क्योंकि कोई एंटिटी था जो उन्हें रोकता था। जैसे जैसे रीमा की डिलीवरी डेट पास आ रही थी, ये लोग बाहर निकलने के लिए डेस्परेट होते जा रहे थे। ग्रेसी उनकी तसल्ली के लिए इलू के थ्रू हकीम को वहां बुलवाती है। हकीम रूम में घुसते ही बता देते हैं कि यहाँ एक एंटिटी है जो कि बहुत ही गुस्से में है और तकलीफ देने आई है। वो कहता है कि कमरा खाली करना होगा। इस बात पे ग्रेसी भड़क जाती है और उसे वहां से निकाल देती है। अब ग्रेसी अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं मानती थी और वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन थी। वो तो बस इन चारों को हेल्प करना चाहती थी, लेकिन जो कंक्लूजन निकल रहा था उससे ग्रेसी खुश नहीं थी। अब हकीम वहां से चला तो जाता है, लेकिन वो पीछे वाली गली में आता है और स्वेतलना से मिलता है। वो उससे कहता है कि अगर उन चारों को वहां से निकलना है तो उन्हें मधु को जरिया बनाना होगा। बेसिकली हकीम यहाँ हेल्प ऑफर कर रहा था और स्वेतलना मान भी जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि यह हकीम बहुत चालू इंसान है। हकीम उसे एक डोज देता है और इसे मधु को देने कहता है। वो कहता है कि ये डोजेज उसे तब तक देने होंगे जब तक मधु पूरी तरह अनस्टेबल ना हो जाए, और जब ऐसा हो तब स्वेतलना को मधु को उसके पास भेजना होगा, मतलब हकीम के पास। दूसरी तरफ हम मधु को देखते हैं जो रोज अपने 2 जॉब्स करके हॉस्टल लौटती है। उसे रोज बस में बहुत हरासमेंट फेस करना पड़ता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डिसगस्टेड फील करती है। अब जब मधु वापस हॉस्टल आती है तो हम देख पाते हैं कि रीमा दी और कोमल मधु के रूम में आके उससे बातें करने लगती हैं। वो कहती हैं कि मधु उनके फ्रेंड अनु के रूम में आई थी, इसलिए उन लोगों ने गुस्से में कुछ बातें बोल दी थी, लेकिन अब वो उसके लिए सॉरी फील करती हैं। तभी वहाँ स्वेतलना और निकी भी आ जाती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि ये दोनों मिलकर मधु को चाय ऑफर करती हैं। अब इस चाय में हकीम की वो डोज होती है, बट मधु को ये पता नहीं होता और ऐसे में मधु इस चाय को पी लेती है ना। उस रात हम उसके रूम में एक बिच्छू को देखते हैं और अगली सुबह मधु के एंकल पे एक मार्क था जो कि इंसेक्ट बाइट जैसा लग रहा था। तो आप कनेक्शन खुद ब खुद बना सकते हैं। अब इसके बाद इलू को स्टेशन बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसके बेटे की बॉडी यमुना में 6 महीने पहले मिली थी, लेकिन शरीर जो थी वो बुरी तरह से जली हुई थी, इसलिए उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। ये सुनकर इलू को धक्का लगता है और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जीवा एक बहुत ही बुरा लड़का था। वो बचपन में ही जेल भी जा चुका था क्योंकि उसने एक लड़के की आंख फोड़ दी थी। देन वो अपनी माँ को भी गालियां दिया करता था और तो और लड़कियों को छेड़ता था, लेकिन इलू को सिर्फ अपना बेटा दिखता था, अपने बेटे की गलतियां नहीं दिखती थी। वहीं दूसरी तरफ रूम में हो रही अजीबोगरीब इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे थे। देन मधु और अरुण के बीच बातें बिगड़ रही थी। इन दोनों का ट्रॉमा इन्हें बहुत इफेक्ट कर रहा था। अब एक दिन अरुण मधु को बताता है कि जिस रात गलत हुआ था उस रात अरुण से मिलने से पहले मधु ने उसे अपनी एक फोटो भेजी थी। अब अरुण ने उस पर्सनल फोटो को अपने एक फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दिया था, ये कहते हुए कि आज उनकी रियल वाली डेट होगी। अब अरुण के उस दोस्त ने उस फोटो को कॉलेज के 3rd ईयर वाले ग्रुप में डाल दिया था। सो यस, वो जो 3 लड़के थे वो उसी ग्रुप पे मैसेज पढ़ के आए थे क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता था कि अरुण और मधु कहाँ होंगे। अब ये बात सुनकर मधु पूरी तरह से हिल जाती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि भले ही अरुण इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसकी जो हरकत थी वो कहीं ना कहीं ऐसी थी जिसके कारण मधु के साथ वो गलत काम हुआ। खैर, अब आगे एक दिन नकुल मधु को एक पार्टी में इनवाइट करता है जहां मधु एक ड्रिंक ट्राई करती है और यहाँ ये दोनों एक किस भी शेयर करते हैं। मधु वहां से जा रही होती है जब नकुल के 2 कजिन्स उससे मिलने आते हैं। उनमें से एक ने दूर से ही नकुल भैया चिल्लाया था और उसे सुनकर मधु को एक बार फिर उन पे शक हो जाता है। मतलब क्या नकुल और ये 2 कजिन्स यानी यही 3 लोग थे जो कि मधु के साथ गलत किए थे? अब क्योंकि शक हो ही गया था तो इस इंसिडेंट के बाद मधु नकुल का फोन उठाना बंद कर देती है। ना मधु डॉक्टर सोहिनी के पास अभी काउंसलिंग ले रही होती है और वो उन्हें रूम में हो रही हॉन्टिंग्स के बारे में बताती है। डॉक्टर सोहिनी को लगता है कि जो उन लड़कियों के साथ हो रहा है वो एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन होगा, मतलब मास हिस्टेरिया होता है ना, वैसा ही कुछ। ऐसे में डॉक्टर सोहिनी उन लड़कियों के पास जाके एक एक करके सभी को बाहर निकलने कहती है, पर कोई भी निकल नहीं पाती। निकी की फैमिली उसे लेने आती है, पर कुछ दूर जाते ही उसका नोज ब्लीड होने लगता है और वो लोग गाड़ी घुमा लेते हैं। इन शॉर्ट, वो वहां से नहीं जा पाई। देन कोमल के कुछ दूर चलते ही उसका एक बहुत पुराना कट मार्क में फिर से खून बहने लगता है। वहीं स्वेतलना के निकलती है, ऐसा लगता है जैसे उसके नेक के अराउंड एक वायर हो जो उसे चोक कर रहा है। और रीमा दी जब भी ऐसा कोशिश करती थी तो उनके पेट में उन्हें बहुत जोर से दर्द होता था, जैसे उनका बच्चा अंदर से उनके पेट को फाड़ रहा हो। ये सब देख के डॉक्टर सोहिनी बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। मतलब मास हिस्टेरिया एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ जो हो रहा था ये तो सुपरनैचुरल था। इन हालातों में मधु हॉस्टल छोड़ के डॉक्टर सोहिनी के साथ ही रहने चली जाती है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल था वो उसके लिए ठीक नहीं था। खैर, एक दिन जब मधु डॉक्टर सोहिनी के घर से निकलकर हॉस्टल जा रही होती है तब उसे रास्ते में नकुल मिल जाता है जो उसे लिफ्ट ऑफर करता है। मधु पहले मना कर देती है, लेकिन बार बार इंसिस्ट करने पे वो मान जाती है। इन दोनों में बातें शुरू होती है और बातों बातों में मधु कहती है कि अब उसे डर नहीं लगता। मतलब जो उसके साथ हुआ था वो गलत था और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और वो अब फाइट बैक करेगी। अब ये सब सुनते ही नकुल पूरी तरह से फ्लिप कर जाता है और कन्फेस करता है कि उस रात वही था जिसने मधु के साथ गलत किया था। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे वहां बोर्डिंग स्कूल में डाला था और उसने मधु को ट्यूशन में देखा था। वो उसे बहुत सारे चॉकलेट
चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स भेजता था और मधु के लिए वो गलत भी करता था। लोग नहीं हाथ पे लेते हैं वैसा कुछ, बट स्टिल मधु उसे एक्नॉलेज नहीं कर रही थी। वो बहुत मुश्किल से मूव ऑन हुआ था, लेकिन फिर जब 5 साल बाद वो फिर से टाउन में आया तब उसे वो फॉरवर्डेड मैसेज मिला। गुस्से में उसने उस रात अपने 2 कजिन्स के साथ मिलकर मधु को उठाया एंड देन क्या किया वो आप जानते हैं। अब ये सब सुनकर मधु घबरा जाती है और गाड़ी रोकने को कहती है, लेकिन नकुल कार को मधु के हॉस्टल के पीछे वाले जंगल में ले जाता है। मधु उस पर पेपर स्प्रे यूज करके वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नकुल के दोनों कजिन्स भी वहां आ जाते हैं और तीनों मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। मधु समहाउ वहीं आसपास इनसे छुप जाती है, पर फिर इनमें से एक लड़का उसे ढूंढ लेता है। वो मधु को पिन डाउन कर लेता है और मधु बहुत स्ट्रगल करती है, जिसके बाद हम उसे अचानक से पजेस होते देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पजेस्ड मधु नकुल के दोनों कजिन्स को वहीं पे समाप्त कर देती है, जिसके बाद वो वापस हॉस्टल रूम 333 में जाती है। इस पॉइंट तक वो पूरी तरह से पजेस्ड होती है और उसे देख बाकी लड़कियां शॉक्ड रह जाती है। अब अगले दिन मधु नॉर्मल हालत में उनको सब बताती है और कहती है कि उसने उन तीनों को खत्म कर डाला है, लेकिन हम जानते हैं कि वो 2 को ही खत्म करी है, नकुल बच गया है। यहाँ हम देख पाते हैं कि क्योंकि वो पजेस हुई थी उसे बहुत बातें याद नहीं थी, इसलिए शायद वो चीजें कंफ्यूज कर रही थी। इस पे अरुण बताता है कि उसकी आज सुबह ही नकुल से बात हुई है और अरुण को लगने लगता है कि मधु कुछ भी बोल रही है, मतलब ये सिर्फ मधु का वहम है और कल रात उसने किसी को खत्म नहीं किया है। निकी को मधु की हालत देखकर बहुत गिल्ट होता है, ये जानते हुए कि उसकी ये हालत इन लोगों की वजह से ही हुई है, मतलब ये लोग ही उसके ड्रिंक को एकदम स्पाइक कर रहे हैं, कुछ मिला रहे हैं डोज वगैरह हकीम के कहने पे। वो अपनी फैमिली से हेल्प मांगती है और कहती है कि उसे यहाँ से निकलना है। वो लोग उसे सेडेट करके एम्बुलेंस में डालते हैं और डॉक्टर सोहिनी और वार्डन ग्रेसी भी इनके साथ जाती है सबकी सेफ्टी इंश्योर करने। रास्ते में इन्हें पुलिस मिलती है जो बताती है कि जंगल में 2 लाशें मिली हैं और ये 2 लाशें किसकी है ये तो आप व्यूअर्स समझ ही गए होंगे। खैर ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां निकी का MRI स्कैन होता है, जब अचानक डोर लॉक होता है और मशीन माल फंक्शन कर जाती है। इस माल फंक्शन के कारण निकी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उधर मधु इन लड़कियों से हेल्प मांगती है और स्वेतलाना उसे हकीम का एड्रेस देती है और वहां जाने को कहती है। अब जैसे ही मधु वहां जाती है, हकीम मधु को मारने की कोशिश करता है कि तभी वहां कांस्टेबल इलू बाकी पुलिस टीम के साथ एक रिच आदमी के केस में वहां आ जाती है। मतलब इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस और ऐसे में हकीम वहां से भाग जाता है, पर जाने से पहले वो इलू से कहता है कि उसका बेटा जल्द ही आने वाला है और वो खुद उसे ढूंढेगी अपने बेटे से मिलने के लिए। खैर तो इसके बाद मधु और अरुण हॉस्पिटल में होते हैं जब इन्हें 2 लोगों के मरने की न्यूज आती है। ये देख अरुण फाइनली समझ जाता है कि मधु सच बोल रही थी। I mean, वो 2 लोगों को समाप्त जरूर की है एंड मे बी बस नकुल बच गया। तभी बेला और नकुल वहां आते हैं और बेला इनसे कहती है कि वो लोग उन्हें ड्रॉप कर देंगे। कार में मधु नकुल को बिना रिवील किए बेला को पूरी कहानी बताती है और लास्ट में उसे एक हिंट देती है कि नकुल ने कुछ साल ग्वालियर के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की थी। अब ये सुनते नकुल हड़बड़ा जाता है और वो फुल स्पीड में कार में वहां से निकल लेता है। अब दोस्तों इस सीरीज का जो प्राइमरी मिस्ट्री है वो यहाँ हमें पता चलता है। हम 6 महीने पहले की कहानी को देखते हैं जब जीवा जिंदा था और वो इन लड़कियों के रूम के पास पेंटिंग का काम कर रहा था। तभी उसका हाथ कट जाता है और उस वक्त अनु थी जो कि उसकी पट्टी कराती है, क्योंकि अनु की पर्सनालिटी हेल्पफुल एंड काइंड थी। तब रीमा दी के हाथ जीवा की की चेन लगती है जिसमें उसे वही लेजर मिलती है जिससे कोई रोज अनु को छेड़ता था, यानी कि ये छेड़ने वाला इंसान जीवा ही था। तो हाँ, उसकी सच्चाई रिवील हो जाती है और सारी लड़कियां उसे डांट के धमका के वहां से भगाती है। जीवा भी यहाँ अपना शराफत का नाटक बंद करता है और सबको बहुत ही गंदी गंदी गालियां देकर चला जाता है। फिर हम न्यू ईयर्स का सीन देखते हैं और स्वेतलाना, निकी और कोमल अनु के घर पार्टी करने जा रहे होते हैं। तभी कोमल का एक पुराना क्लाइंट उसे पहचान लेता है। सभी लड़कियां फ्लैट पे पहुंचती है जहां अनु और रीमा दी उनका वेट कर रही थी। तभी वो लड़के यहाँ नीचे आ जाते हैं और वो यहाँ पार्टी करना चाहते थे। इनके ग्रुप में लैंडलॉर्ड का बेटा भी था और इसीलिए ये लोग साथ पार्टी करने की बात कर रहे थे। ये लड़कियां मना कर देती है जिसपे इन दोनों ग्रुप्स में बहस हो जाती है और लैंडलॉर्ड भी वहां पहुंच जाता है। उनका बेटा कहता है कि ये लड़कियां ठीक नहीं है और कोमल तो एक वैश्या है। ये सुनते लैंडलॉर्ड इन सबको तुरंत घर खाली करने को कह देता है। अब अनु का बॉयफ्रेंड ये सारा तमाशा देखता है पर उसे डिफेंड नहीं करता। इसके बाद चारों लड़कियां हॉस्टल के लिए बढ़ती है और अनु कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलके आएगी। अनु जब उससे मिलने जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड की आज एंगेजमेंट थी किसी दूसरे लड़की से, यानी कि अनु के फ्रेंड्स हमेशा सही कहते थे। अनु का जो बॉयफ्रेंड था वो बस उसे यूज कर रहा था और उससे शादी कभी भी करने नहीं वाला था। अनु हार्ट ब्रोकन अकेली हॉस्टल लौट रही होती है जब पीछे वाली गली पर जीवा उसे छेड़ता है। अनु यहाँ बहुत गुस्से में होती है और इसीलिए वो जीवा को 4 बातें सुना देती है और ऊपर छत पे चली जाती है जहाँ सारी फ्रेंड्स मिलकर बॉनफायर कर रही थी। तभी जीवा वहाँ आ जाता है और अनु पे अटैक कर देता है। जीवा यहाँ अनु के साथ गलत करने की कोशिश करता है और ये देख
बाकी लड़कियां जीवा पे अटैक करती हैं और अनु को बचाने की कोशिश करती हैं। यहाँ जीवा कुछ बहुत ही भद्दी बातें बोलता है जो कि मैं आपको नहीं बता सकता, और इसे सुनकर रीमा दी को गुस्सा आ जाता है। वो बॉनफायर से एक लकड़ी निकालकर जीवा को उससे मारती है और ऐसे में आग तुरंत जीवा को घेर लेती है। ये लड़कियां कंबल से आग बुझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आग बुरी तरह से लग चुकी थी। और तभी नीचे ग्रेसी और इलू, जो कि कार से न्यू ईयर पार्टी करने बाहर गई थी, वो वापस आ जाती है। ऐसे में सभी लड़कियां जीवा के शरीर को लेकर नीचे अनु के रूम में जाती है और वार्डन से छुपाने के लिए वहां रखे बड़े से ट्रंक में डाल देती है। अब ट्रंक बंद करने से पहले जीवा अपनी माँ की आवाज सुनकर उन्हें बुलाने की कोशिश करता है, पर वार्डन के डर से अनु जल्दी से ट्रंक बंद कर देती है। जब वार्डन इन्हें डांट कर वापस चली जाती है, तब ये लोग ट्रंक खोलती हैं तो जीवा को समाप्त पड़ा देखती हैं। अब ये पांचों वार्डन की ही कार लेके जीवा की बॉडी को यमुना में फेंक आती है, लेकिन इसके बाद से अनु की तबीयत खराब होने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवा की स्पिरिट उसे बार बार पोजेस करती है। इस सब के कारण अनु हॉस्टल छोड़ के जाने लगती है और उस रात भी उसे जीवा का भूत दिखता है, जिससे बचने के लिए वो भागती है और ट्रक से टकरा जाती है। और ऐसे अनु की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। तो अब हम व्यूअर समझ पा रहे हैं कि ये लड़कियां उस हॉस्टल से क्यों नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि इन्हें जीवा का भूत वहां बांध के रखा है, निकलने नहीं दे रहा। एनीवेज, इधर निकी के साथ जो हुआ था उसकी वजह से हॉस्टल को नोटिस आ जाता है और सभी हॉस्टल खाली करने लगती हैं। अब श्वेतलाना, कोमल और रीमा दी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे। तभी रीमा दी का लेबर पेन शुरू हो जाता है। सब वापस अंदर जाते हैं और हॉस्टल की एक लड़की थी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर थी, वो डिलीवरी कराने की कोशिश करती है। उधर मधु, जो अरुण के साथ थी, वो पजेस हो जाती है और वापस हॉस्टल आती है। हम हकीम को भी हॉस्टल आते देखते हैं, पर उसे देख वार्डन गुस्से में उसे हिट करती है। यहाँ दोनों में हाथापाई हो जाती है, जिस वजह से वार्डन ग्रेसी समाप्त हो जाती है। वहीं श्वेतलाना मधु को फाइनल डोज देती है और हम मधु की सोल को एक डिफरेंट रेल्म में स्ट्रगल करते देखते हैं। जीवा की आत्मा उससे कह रही होती है कि वो स्ट्रगल करना बंद कर दे और उसे उसकी बॉडी पजेस करने दे। तभी इलू वहां आती है और अपने बेटे से इस लड़की को जाने बोलती है। उस डिफरेंट रेल्म में जीवा बताता है कि कैसे उस जंगल वाले दिन उसी ने मधु की हेल्प की थी उन लड़कों से बचने में, और वो आगे भी उसकी हेल्प कर सकता है। और जैसे ही मधु जीवा से फाइट करती है और उसकी आत्मा को रिजेक्ट करती है, वो पावर उसकी बॉडी से निकल कर फुल फोर्स में नीचे हकीम की बॉडी में एंटर कर जाती है। यानी कि अब हकीम के अंदर जीवा था। उस फोर्स से सारी चीजें टूट जाती है और दरवाजे की एक वुडन पीस इलू को लगती है, जिससे वो वहीं पे समाप्त हो जाती है। श्वेतलाना मधु को अनटाइट देकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर मधु से बताती है कि जीवा अब उसके अंदर नहीं है और वो श्वेतलाना से उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है। अब जीवा, जो कि हकीम में था, वो इन लड़कियों पे अटैक कर देता है। सभी मिलकर इससे लड़ती हैं और इससे रीमा दी तक पहुंचने से रोकती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अभी अभी एक बेटी जन्मी थी। लास्ट में मधु एक एक्स से हकीम के सर पे वार कर देती है, जिससे सभी लड़कियां बच जाती है और हकीम भी खत्म हुआ। ना अगली सुबह डॉक्टर सोहिनी एम्बुलेंस के साथ आती है और वो पुलिस से इन लड़कियों को थोड़ा टाइम देने को कहती है। अब क्योंकि हकीम एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था और पुलिस से फरार था, इसलिए सेल्फ डिफेंस में उसे मारने पे इन लड़कियों को जेल नहीं होती। सभी लड़कियां वहां से निकल पा रही थी और फाइनली हम श्वेतलाना, कोमल और रीमा दी को उनके दोनों बच्चों के साथ एक पार्क में पीसफुली बैठे देखते हैं। उधर अरुण अब भी जिंदा था, बट उसकी हालत बहुत ही सीरियस थी और मधु उसके पास ही बैठी थी। यहाँ सीरीज का फाइनल सीन आता है जहाँ नकुल और बेला की शादी हो रही होती है और तब नकुल को मधु के विजन्स भी आते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आती है और उससे उसके कजिन्स के बारे में पूछती है। नकुल मना कर देता है कि उस दिन वो उनके साथ नहीं था और बेला यहाँ मधु को मेंशन करती है और कहती है कि वो नकुल को स्टॉक कर रही थी, इसलिए शायद उसने कुछ किया होगा। नकुल बेला से इरिटेट होकर कुछ देर अपने कमरे में चला जाता है और वो अकेला बैठा होता है कि तभी वहां मधु आती है। मधु को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पजेस्ड है और हम नीचे बेला को रोते हुए देखते हैं कि तभी नकुल की बॉडी उसके रूम से नीचे गिरती है और वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। आखिरी सीन में हम मधु को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो बहुत ही क्रीपीली कैमरा में देखती है और हम समझ पाते हैं कि जीवा की आत्मा या एटलीस्ट उसकी पावर्स अब भी मधु के अंदर है, लेकिन शायद मधु अब कंट्रोल में है। शो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी खौफ सीरीज की पूरी कहानी और यहाँ मैंने जानबूझकर कहानी को शॉर्ट में कवर किया है, क्योंकि अब मैं काफी डिटेल्ड वे में इस सीरीज की थियरीज एंड मेनली थीम्स पे बातें करूंगा। सो यूं तो सीरीज की कहानी क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि लास्ट सीन में मधु का अजीब रिएक्ट करने का रीजन क्या था। मतलब क्या वो अभी पजेस्ड है और क्या जीवा की आत्मा अब भी उसके अंदर है? तो दोस्तों हाँ, मेरा मानना है कि जीवा की आत्मा अब भी मधु के अंदर है, बट अब वो पूरी तरह मधु के कंट्रोल में है। वैसे कई लोग ये भी मानते हैं कि ये मधु का एक दूसरा सेल्फ कॉन्शियसनेस है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। नाउ कंसीडर कि फर्स्ट थियरी सही है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये शो देख के एक सवाल उठता है कि अगर जीवा खुद एक मिसोजिनिस्ट था जो लड़कियों को बुरी नजर से देखता था, तो उसने मधु की मदद क्यों करी अपने अब्यूजर्स को खत्म करने में? अब यहाँ इसके कई एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं और मैं आपको सारी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, आप खुद से चुन लीजिए आप किसको मानते हैं। तो पहली एक्सप्लेनेशन, जिसे मैं तो नहीं मानता बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि जब जीवा मधु के बॉडी में गया तो उसने मधु के पेन को देखा और
उसने उसका साथ दिया। इसलिए जीवा के अंदर उन 3 लड़कों के खिलाफ बहुत गुस्सा आ गया था और इसलिए उसने मधु की मदद करी। अब मैं इस थियरी को इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि अगर ऐसा था तो जीवा इस इंसिडेंट के बाद उन 4 लड़कियों को परेशान करना बंद कर देता, लेकिन वो ऐसा किया नहीं। तो हाँ, जीवा कोई अच्छा इंसान नहीं था ना। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ऑल्दो वो एक बुरा आदमी था बट स्टिल मधु की सफरिंग को देखकर उसे बचाता है ताकि वो मधु को प्रूव कर सके कि वो उसके साथ सेफ है, जिससे मधु फाइनली उसे अपनी बॉडी हैंड ओवर कर दे। तो हाँ, ये रीजन मैं मान सकता हूँ क्योंकि जीवा एक खराब आदमी था और वो मधु का बस ट्रस्ट जीतना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे मधु की शरीर चाहिए थी। अब थर्ड रीजन मेरी फेवरेट है जिसको मैं पर्सनली मानता हूँ, जो कि कुछ ऐसी है। तो जीवा को पता था कि अगर मधु मर जाती तो उसके इस वर्ल्ड में आने का ट्रांजिशन बीच में ही रुक जाता, इसलिए जीवा मधु को नहीं बल्कि मधु के बॉडी को बचा रहा था क्योंकि जीवा को उसे पजेस करना था। सो यस, जीवा का मधु में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस अपने आप में इंटरेस्ट था कि वो किस मीडियम से हमारी दुनिया में वापस आ जाए। वैसे इस थियरी की काउंटर ये हो सकती है कि एंड में एनी हाउ जीवा हकीम के शरीर में तो चला ही गया था। नाउ फाइनल रीजन बहुत ही सिंपल हो सकता है कि वो एक एंग्री स्पिरिट था और उसे रीजन नहीं चाहिए था, उसे बस अपना गुस्सा उतारना था। तो हाँ, यहाँ उसको 2 लोग मारने के लिए मिले तो उसने 2 लोगों को समाप्त कर दिया। अब इन चारों में से आप किस रीजन को मानते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन रीजन जो भी हो, ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि मधु के अंदर अब थोड़ी सुपरनैचुरल पावर है क्योंकि वो अपने कंट्रोल में रह के जीवा के पावर्स को यूज कर पा रही है। वैसे अगेन कई लोग यहाँ हॉरर को सिर्फ मेटाफर मान रहे हैं पूरी सीरीज के अंदर और कहते हैं कि ये मधु के अंदर की अपनी ओरिजिनल पावर है। अब अगर हकीम की बात की जाए तो उसे एक एक्स सीरियल किलर के रूप में वर्णित किया गया है जो कि सोल्स चुराता है जिंदा रहने के लिए क्योंकि उसकी स्किन सड़ने लगी थी, मतलब वो खत्म हो रहा था तो अपनी लाइफ को बढ़ा रहा था। ये काले जादू या नेक्रोमैंसी के एक अंधेरे कर्मकांडी रूप का संकेत देता है। उसने जो दवाइयां दी थी जिससे लोग और खराब हो गए, वो सोल एक्सट्रैक्शन की इस प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती थी, यानी कि उन्हें आत्मा निकालने के लिए कमजोर करती थी। खौफ सोल ईटिंग की विधि या तंत्र का स्पष्ट रूप से विवरण नहीं देता है, मतलब क्या ये प्रक्रिया शारीरिक संपर्क, विशिष्ट मिश्रण या एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के माध्यम से हो रहा था, ये सब क्लियर नहीं है। बट हमें ये जरूर बताया जाता है कि हकीम खुद को बचाने के लिए इन आत्माओं का प्रयोग करता था। शो हकीम के जीवन में गहराई से नहीं जाती और उसके बारे में बहुत कुछ अनसॉल्व्ड छोड़ देती है। अब थियरी से हटकर अगर हम थीम्स या फिलॉसफी पे आते हैं तो खौफ सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है बल्कि ये एक गहरी सोशल कमेंट्री है जो सोसाइटी की पोल खोलती है। शो ने सुपरनैचुरल को एक पावरफुल टूल की तरह यूज किया है ताकि वो हमें दिखा सके कि असली डर कहाँ छुपा है। और जानते हो सबसे बड़ा और स्पाइन चिलिंग थीम क्या था? वो है पैट्रियार्की और मेल गेज का रोजाना का हॉरर। सिस्टम बोलता है कि घोस्ट से ज्यादा स्कैरी तो आदमी लोग हैं। शो ने इस चीज को बहुत क्लियरली दिखाया है। लाइक मधु को पब्लिक बसेस में हरास किया जाता था, लैंडलॉर्ड का बेटा कोमल को जज करता है और गंदे कमेंट्स मारता है, अनु का बॉयफ्रेंड उसे धोखा देता है, नकुल तो ऑब्सेसिव स्टॉकर था और गलत काम भी किया था, और फाइनली हकीम, वो तो वल्नरेबल वुमेन का सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन करता था। अब यहाँ दिल्ली शहर भी सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है भाई, वो तो एक ओपन एयर प्रिजन है औरतों के लिए जहाँ डर हर पल साथ रहता है। स्मिता सिंह जो इस शो की क्रिएटर है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये एक फेमिनिस्ट हॉरर है। इसका मकसद था औरतों की इंटैंजिबल एंजाइटीज को कैप्चर करना, जैसे कि कंट्रोल, ऑब्जेक्टिफिकेशन, वॉयलेंस, ओमनी प्रेजेंट गेज और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने हॉरर जॉनर को इसलिए चुना क्योंकि ये इनविजिबल एवरीडे फियर को एक्सप्रेस करने का सबसे इफेक्टिव लैंग्वेज है। नॉर्मल ड्रामा ये प्रोफाउंड ड्रेड दिखा ही नहीं सकती थी, तो इसका हॉरर के साथ जो मिश्रण हुआ वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ता है। खौफ ने सुपरनैचुरल हॉन्टिंग और डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बीच की लाइन को बिल्कुल ब्लर कर दिया है। ये शो सजेस्ट करता है कि असली भूत तो अक्सर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ही होता है। मधु का पीटीएसडी उसके असॉल्ट से एक कांस्टेंट स्पेक्टर की तरह है जो उसको अपनी सैनिटी और परसेप्शंस पे डाउट करने पे मजबूर करता है। हॉस्टल्स के एरी विजुअल्स, क्रैक्ड सीलिंग्स, ब्रोकन मिरर्स, विस्पर्स इन द डार्क सिर्फ बाहर से डराने वाले नहीं बल्कि उसके इंटरनल टर्मोइल और फ्रैक्चर्ड मेंटल स्टेट के पावरफुल मिरर्स हैं। शो ये भी बोलता है कि साइकोलॉजिकल वुंड्स हॉन्ट लॉन्गर देन एनी स्पिरिट कुड, मतलब जो साइकोलॉजिकल घाव में मिलता है वो भूत से ज्यादा हमें डराता और परेशान करता है। लड़कियों का हॉस्टल से ना निकल पाना भी एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है जो उनके कलेक्टिव ट्रॉमा और जीवा की मौत की सीक्रेट में फंसे रहने को दर्शाता है। ये कन्फाइनमेंट उनके एक्सपीरियंसेस के इंड्योरिंग साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को सिंबलाइज करता है। इन सब के अलावा ये शो गैस लाइटिंग का भी एक जबरदस्त एलिगरी है जहां औरतों को सिस्टमैटिकली उनकी अपनी परसेप्शंस और ट्रूथ्स को डाउट करने पर मजबूर किया जाता है। मधु को घोस्ट के प्रेजेंस के बारे में लोगों को कन्विंस करना मुश्किल होता है और यह सीधा पैरेलल है असॉल्ट के बाद विक्टिम का बिलीव्ड ना होने का इमेंस चैलेंज से। सोसाइटी अक्सर विक्टिम्स को डिसमिस या इनवैलिडेट कर देती है। आपने अभिषेक उपमन्यु का वो बहुत ही सैटारिकल फेमस जोक सुना होगा, अगर सर लेके बाहर जाओगे तो क्रिमिनल्स
देगा ना, मतलब गलत क्रिमिनल कर रहा है लेकिन ब्लेम उसको किया जाएगा जो कि सिर्फ बाहर घूमने गया था। सिमिलर वे में सीरीज के अंदर हॉरर का ये मेटाफोरिकल यूज शो की कोर स्ट्रेंथ है। स्मिता सिंह कहती है कि हॉरर एक लैंग्वेज है, किस चीज के लिए? टू एक्सप्लोर दोज हिडन स्पेसेस विद इन आवरसेल्व्स। और हॉरर इंडिविजुअल एवरीडे फियर को आर्टिकुलेट करता है जो ड्रामा अकेला नहीं कर सकता। मतलब क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सड़कों पे लड़कियां सुरक्षित हैं? सो यस, खौफ में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि वो रियल वर्ल्ड साइकोलॉजिकल और सोसाइटल हॉरर्स के पावरफुल मेटाफर्स हैं जिन्हें आर्टिकुलेट करना या कन्फ्रंट करना अक्सर मुश्किल होता है। अब सीरीज में हमने देखा कि कैसे मधु के साथ जब गलत हुआ था तो वो इसे रिपोर्ट नहीं कर पाई थी, राइट? वेल, मधु का अपनी फैमिली के ऑर्थोडॉक्स व्यूज की वजह से असॉल्ट रिपोर्ट ना कर पाना कन्वेंशनल जस्टिस सिस्टम की फेलियर्स को हाईलाइट करता है। शो प्रोवोकेटिवली सजेस्ट करता है कि जस्टिस या रेट्रिब्यूशन शायद अनकन्वेंशनल या एक्सट्रीम मीन से ही मिलेगा जब ट्रेडिशनल रास्ते काम ना करे। मधु का पोजेशन और उसके अब्यूजर यानी नकुल के कजिन्स और फाइनल नकुल खुद, उन पर वायलेंस को वेंजफुल एम्पावरमेंट की तरह देखा जा सकता है। ये क्रिटिकल सवाल खड़ा करता है कि क्या ट्रॉमा से मिली एजेंसी ट्रूली एम्पावरिंग है या ये एक प्रॉब्लमेटिक साइकिल को परपेचुएट करती है। शो व्यूअर्स को जस्टिस और विक्टिमहुड के बारे में अपने आइडियाज को क्रिटिकली रीवैल्यूएट करने में मजबूर करता है, जो एक रॉ और नेसेसरी रेकनिंग है। ये पैसिव विक्टिम ट्रूप को सबवर्ट करता है और औरतों को दिखाता है जो एक्टिवली फाइट बैक करती हैं, चाहे उसके लिए सुपरनैचुरल या एक्सट्रीम मेजर्स ही क्यों न लेनी पड़े। अब प्रगति गर्ल्स हॉस्टल जो था वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, वो खुद में एक कैरेक्टर है जिसे मेज लाइक स्ट्रक्चर, क्रीपी और घोस्ट बताया गया है। ये उन सेफ स्पेसेस को सिंबलाइज करता है जो औरतों के लिए होते हैं पर अलार्मिंगली आसानी से ट्रैप्स में बदल सकते हैं। ये काइंड ऑफ मिरर करती है कि कैसे औरतें एक विमेन्स ओनली हॉस्टल जो कि सपोजिटली उनका सेफ स्पेस होना चाहिए, वहां भी उन्हें परवेसिव इनसिक्योरिटी फील होती है। हॉस्टल का रिमोट लोकेशन और स्पिरिट की पावर जो लड़कियों को जाने नहीं देती, ये क्लॉस्ट्रोफोबिया और आइसोलेशन का इंटेंस सेंस क्रिएट करती है जो बहुत सी औरतों की ब्रॉडर सोसाइटल आइसोलेशन को रिफ्लेक्ट करता है। इस कन्फाइंड टेरिफाइंग स्पेस में एक वुंडेड सिस्टरहुड बनती है जो सॉलिडेरिटी, म्यूचुअल सपोर्ट और कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए पावरफुल थीम्स को हाईलाइट करती हैं। इन्हीं कारणों की वजह से खौफ टिपिकल इंडियन हॉरर ट्रूप से अलग है। ये हॉरर को एक पावरफुल सबवर्सिव लैंग्वेज की तरह यूज करता है ताकि वो अनएक्सप्रेसिबल चीजें आर्टिकुलेट कर सके, जैसे कि शेम, ह्यूमिलिएशन और डीप साइकोलॉजिकल वुंड्स जिन पर खुल के बात करना अक्सर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है हमारे समाज में। अब देखो शो मेकर्स कितने चालाक थे कि उन्होंने शो की जो सेटिंग थी उसे दिल्ली में रखी है, एक ऐसी सिटी जहां जेंडर्ड वायलेंस का डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री रहा है। और इसलिए ये सीरीज हॉरर को एक चिलिंग रियलिटी में ग्राउंड करती है जिससे सीरीज काफी वे टू रियल लगती है। इलू मिश्रा का अपने प्रॉब्लमेटिक बेटे के लिए ब्लाइंड मैटरनल लव भी सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट पे एक स्टार्क क्रिटिक है जो मेल परपेट्रेटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये डीप सोशल कमेंट्री इंश्योर करती है कि खौफ अपने सुपरनैचुरल एलिमेंट से कहीं ज्यादा रेजोनेटिंग है और रियल वर्ल्ड इनजस्टिस पर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को प्रमोट करता है। सो यस, अब आप सीरीज की सिर्फ कहानी को नहीं बल्कि थीम्स को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस सब के अलावा खौफ में कई छोटे मोटे डिटेल्स हैं जिनमें से एक दो पे मैं बात कर लेता हूँ। तो रूम नंबर 333, देखो ये बार बार आता है और अनु का रूम या फिर मधु का रूम यही था। हॉरर में अक्सर नंबर्स के सिंबलिज्म कॉमन होते हैं, जैसे कि 666, 333 जो कि 666 का आधा हुआ, और इन नंबर्स को अक्सर डिमोनिक कहा जाता है या फिर कई बार इसका कनेक्शन होता है मन, शरीर और आत्मा से, 333। देन कियारा ने मधु को एक पेपर स्प्रे गिफ्ट किया था सेल्फ डिफेंस के लिए। अब था तो ये बस एक पेपर स्प्रे, लेकिन ये मधु के ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंबल है, फ्रॉम ए फियरफुल विक्टिम टू समवन हु फाइट्स बैक। तो ये काइंड ऑफ एक टैंजिबल टूल है जो कि उसे एम्पावर कर रहा था सुपरनैचुरल पोजेशन से भी पहले। मतलब सुपरनैचुरल पोजेशन से पहले भी वो सबसे पहले पेपर स्प्रे ही यूज की थी जो कि उसकी हिम्मत को दिखाता है। तो हाँ, ये पेपर स्प्रे मामूली नहीं है बल्कि ये उसकी हिम्मत का एक सिंबलिज्म था। और आपने ध्यान दिया होगा कि डॉक्टर सोहिनी थी, उनकी बिल्ली का नाम भी राक्षस था। राक्षस का मतलब क्या होता है वो हम सब जानते हैं, डीमन या मॉन्स्टर। ये एक आयरॉनिक और सटल हिंट है कि इवन इन सीमिंगली सेफ स्पेसेस देयर कैन बी अ टच ऑफ ऑमनियस, या फिर सिंबलाइज करता है हिडन राक्षस को जो कि कई लोगों के अंदर होता है। अब सीरीज की राइटर और क्रिएटर स्मिता सिंह ने इंटरव्यूज में बताया कि उन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इंस्पिरेशन ली है जब वो दिल्ली में एक लेडीज हॉस्टल में रहती थी। खास करके 2012 में दिल्ली के अंदर क्या हुआ था ये हम सब जानते हैं। तो हाँ, इन्हीं एलिमेंट्स को जोड़ के ये सीरीज बनाई गई है जिसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी है, थीम्स बता दी है, कुछ हिडन डिटेल्स पे भी हम बातें कर चुके हैं। स्टिल यहाँ मुझसे कुछ मिस हुआ है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ओवरऑल वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। सारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।